नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ऋषिकेश कड़पंड्याग रेल परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का बैक थ्रू हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। 14.57 किलोमीटर लंबी ये सुरंग देवप्रयाग सौद से जानसू तक बनी है और ये देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन गई है। रेल मंत्री ने कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 मीटर की, 14.5 मीटर की, किलोमीटर की, 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। दूसरी जो परियोजना है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया है, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आदरणीय अश्विनी जी से मैंने अभी उसके लिए भी अनुरोध किया है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बताया कि आज भारत की पहली रेल चली थी, इस दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कि जो सिलक्यारा टनल पिछले कई सालों से बन रही थी, आप सबको पता है कि बीच में उसके निर्माण के समय में कुछ मलबा आ जाने से, भूधसाव हो जाने के कारण से उसमें हमारे 41 मजदूर 17 दिनों तक उसके अंदर रहे और आज उस टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है। और उसके ब्रेक थ्रू होने से भी उस पूरे क्षेत्र में जो यमुनोत्री जाने वाले हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको बहुत सुविधा होने वाली है। जहां उनको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो दूरी केवल 4.5 किलोमीटर की हो गई है। 5 मिनट में वो रास्ता तय हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सभी उस मंत्रालय से जुड़े हुए आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, अजय टम्टा जी को, सभी को मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से अश्विनी जी का बहुत सभी की तरफ से, हमने सांसद जी भी हैं, धन सिंह जी भी हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सांसद जी चले। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऋषिकेश कड़पंड्याग रेल परियोजना का निरीक्षण किया है। उन्होंने सबसे पहले योग नगरी स्टेशन की व्यवस्थाएं देखी और वहां टी स्टॉल की चाय खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट भी किया। इसके बाद कृति नगर तक टनल निर्माण कार्य का जायजा लिया। खासतौर पर सिलक्यारा टनल को देखा। उन्होंने प्रगति पर संतोष जताते हुए इसे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बताया। कहा, यह परियोजना 4 धाम यात्रा को और सुगम बनाएगी। निरीक्षण के दौरान सांसद अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र रावत और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया। रावत ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने और डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है, जिसे देश की जनता समझ रही है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। एक सफेद झूठ के आधार पर एक सब नेशनल हेराल्ड और उसके साथ कांग्रेस के संबंधों को जानते हैं, देश की आज़ादी से लेकर के यहाँ तक। लेकिन उसके कर्मचारियों के और पत्रकारों के सबके पेमेंट के भुगतान के लिए एक नई नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बनाई गई यंग इंडिया के नाम से और उसके माध्यम से सब
ताकि भुगतान आदि को चैनलाइज किया जा सके। और उधर जब उस यंग इंडिया नाम की उस कंपनी के डायरेक्टर्स न कोई पैसे का उपयोग कर सकते हैं, न टीएडीए ले सकते हैं, न कोई मुनाफा ले सकते हैं उसमें से, न किसी तरीके का वेतन ले सकते हैं। और अभी तक उस कंपनी से एक नए पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जब पैसा इधर उधर आया ही नहीं, गया ही नहीं, आदान प्रदान ही नहीं हुआ, तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी, कहाँ से ईडी का मामला बन गया। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो सिविल सूट हो सकता था, लेकिन आप जो है उसको आपने ईडी का मामला बना करके, ताकि विपक्ष के नेताओं को की छवि को बिगाड़ा जा सके और एक डर का वातावरण बनाया जा सके। बिहार के और उसके बाद तमिलनाडु, जो दूसरे गुजरात आदि के चुनाव हैं, भाजपा घबराई हुई है। जब से राहुल जी ने कहा गुजरात जीत करके दिखाएंगे, और पूरे दमखम के साथ कांग्रेस गुजरात में भी लगी है, बिहार में भी लगी है, तो ये घबराई हुई भाजपा ने, घबराई हुई सत्ता ने जो है ये मुकदमा, ये चार्जशीट दायर की है। और इससे संस्था के दुरुपयोग का इससे और ज्यादा बुरा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, उदाहरण नहीं होता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ खेती पर लगभग 8 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े और बागवानी को प्रोत्साहन मिले। ये योजना उत्तराखंड के किसानों के लिए एक नई दिशा साबित हो सकती है। एक और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई, उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है। और इसमें जो लोग प्लांटेशन, ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है, और जिसमें लगभग 450 कृषक। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आया है। कांग्रेस ने देश भर में ईडी और सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किए। इस मुद्दे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने देहरादून बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की। बंसल ने कहा कि 2008 में यंग इंडिया ने एजीएल की संपत्ति को 90 करोड़ में खरीदा, बाद में उस संपत्ति को माफ कर दिया और राहुल गांधी के नाम 76 शेयर किए। ईडी ने अब तक 961 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आप जानते हैं कि 2008 से यंग इंडिया बनी। यंग इंडिया ने एजीएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफर करके हत्या लिया, और वो 9 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। 90 करोड़ कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे नहीं सकता। और वो केवल एक आई वॉश किया गया, क्योंकि बाद में वो लोन भी माफ कर दिया गया। इस प्रकार से केवल 50 लाख रुपए में एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्ति दिल्ली, लखनऊ, बंबई, मद्रास, पटना में दे दी गई। 961 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। 600 करोड़ की कुछ अभी जब्त होगी, जब जांच होने के बाद उसकी चार्जशीट दाखिल हुई। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, पर देश की संपत्ति लूटने का, खुद-बुद करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब कोई ऐसा प्रयास करेगा तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा।
और हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सचिव मंत्री परिषद शैलेश बगोली ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम मंडल आयुक्तों के अधिकार बढ़ाए गए। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कामों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि डीएम को अभी तक 20 लाख रुपए का अधिकार था। इसी तरह आपदा से निपटने को मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है और डीएम को 1 करोड़ की पावर दी गई है। पूर्ण मद हमारा ये आपदा प्रबंधन विभाग का है। आपदा प्रबंधन विभाग में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए जो जिलाधिकारियों और आयुक्तगण की पावर थी वित्तीय स्वीकृति करने की, उसको बढ़ाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का और मंडलायुक्त की पावर 20 लाख से 50 लाख तक थी, उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा से पढ़ रहे 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां मिलेगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अब तक इन बच्चों को प्रदेश में मुफ्त किताबें देने का ही प्रावधान था। ये भी गृह विभाग का मत था। समान नागरिक संहिता में अभी तक जो हमारे स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार थे वो मात्र विल करने के लिए ही अधिकृत थे, विल के लिए ही वो सब रजिस्ट्रार थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उनको शादी और डिवोर्स शादी के लिए भी सब रजिस्ट्रार घोषित करने का निर्णय लिया गया। गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष रहे कैप्टन धनीराम नैनवाल के निधन पर गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक स्वायत्त सहकारिता द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के रिटायर्ड कैप्टन धनीराम नैनवाल को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैप्टन धनीराम नैनवाल के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन धनीराम नैनवाल का जीवन देश सेवा को समर्पित रहा है। मंत्री जोशी ने आगे कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे समर्पित सैनिकों की विरासत को आगे बढ़ाना हम सब का कर्तव्य है। हमारे बीच के एक पूर्व सैनिक जो मेरी बटन 14 गढ़वाल के थे, अचानक हमें छोड़कर चले गए। उनके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा मेरे कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें सभी पूर्व सैनिक साथियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे बड़े मित्र भी थे और 32 साल सेना की सेवा करने के बाद लगातार वह सैनिकों के कल्याण के लिए काम करते थे। मैं दिल की गहराई से उस महान नायक को नमन करता हूँ, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमने उनके परिवारजन को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कानून गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के हित में है और इससे मस्जिदों और दरगाह को कोई नुकसान नहीं होगा। दुमका ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा ही अन्य कानूनों का विरोध किया है और उनका उद्देश्य सिर्फ बीजेपी सरकार की योजनाओं में रुकावट डालना है। उन्होंने बताया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। देखिए, पहले भी अनेक तरह की भ्रांतियां विपक्षियों द्वारा फैलाई गई और एक प्रकार से वो मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, उनमें भ्रांतियां फैलाते हैं और उसके बाद जो माहौल बनता है उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे जो विदेश भारत के बाहर जो देश हैं उनसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रश्न हो,
उस समय भी बड़ा भ्रांतियाँ फैलाई गई कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, उनको शरणार्थी शिविरों में डाल दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा जाए। शाहीन बाग का इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब वो वास्तविकता लोगों के सामने आ गई है और ऐसी मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके पूरा समाज इसको समझेगा और उनके जो हथकंडे हैं उनमें वह बहेगा नहीं, इस्तेमाल नहीं होगा और राजनीतिक जो विरोध है वो राजनीतिक विरोधी रह जाएगा। राजनीतिक विरोध करने का दूसरी पार्टियों को पूरा अधिकार है, कोर्ट जाने का अधिकार भी है। संसद में उनने पूरी बहस करके रोकने का प्रयास किया, वो भी उनका अधिकार है, उस अधिकार का सम्मान करते हैं। लेकिन भ्रांति फैला करके भड़काने का जो कार्यक्रम है वह भर्त्सना के योग्य है और निश्चित रूप से यह देश को नुकसान करने वाला कदम है। और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इंदरसी ने नए वक्फ कानून को गरीबों के हितों की रक्षा करने वाला कानून बताया। कुर्द्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में ताजुद्दीन इंदरसी ने कहा कि नए वक्फ कानून के हिसाब से ही अब मस्जिदों और मदरसों में काम होंगे और इस कानून से गरीबों और मतलूमों के हितों की रक्षा की जाएगी। वो सब ठीक ठाक हैं। आप देखो, जैसे मैं हूँ, अब जैसे दिशा निर्देश अब वफ़ के आएंगे उसी हिसाब से कार्य होंगे। अब नए बोर्ड बनेंगे, नए तरीके से जो भी नियम आएंगे, पहले नियमों के हिसाब से हम काम कर रहे थे। यहाँ पे जो वफ़ की संपत्तियाँ हैं वो सुरक्षित है और किसी पे कोई अवैध कब्जा नहीं है, कोटद्वार में खास करके। दूसरा जो इस कानून के बनने से जो गरीब तबका, जो मुसलमानों का गरीब तबका, उसको कितना लाभ होगा? देखिए, सही तरीके से अगर ईमानदारी से जो नया कानून आया है इसमें नया बोर्ड काम कर जाए तो 100% जो है गरीब तबके को फायदा होगा। इधर रुद्रपुर में निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टैंड के पास से हटाए गए व्यापारियों को फिर से बसाने की तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की टीम ने शिवनगर स्थित ट्रांजिट कैंप में स्थल का निरीक्षण किया। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि निर्माण में अतिक्रमण बाधा बन रहा था, जिसे हटाना जरूरी था। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रभावित दुकानदारों को उचित स्थान पर फिर से बसाया जाए। जल्द ही भूमि चिन्हित कर वेडिंग जोन बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। निर्माणाधीन है, उसके आसपास सड़क के किनारे नालों पर कुछ अतिक्रमण है, जिसके कारण से निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उसको हटाया जाना है। उसके लिए पिलोड़ी जी द्वारा करीब 40-42 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस बीच कुछ जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करके ये बात रखी कि ये काफी दिनों से लोग बैठे हुए लोग हैं, ऐसा विचार आया कि उनको कहीं उनके व्यवसाय को रिहैब किया जाए। तो इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जो हमारे मेंबर हैं, एसडीएम साहब हैं, नगर आयुक्त जी हैं, पिलोड़ी लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, उनके साथ हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ जमीनों का चिन्हीकरण किया है। उनकी वैधानिक स्थिति को देख रहे हैं, उनके स्वामित्व की स्थिति को देख रहे हैं और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके पात्रता पर भी विचार कर रहे हैं कि विचार है और उनको कहाँ हम रिहैब कर सकते हैं, इस पर हम सर्वे कर रहे हैं। कई जमीनों को देखने के बाद जो उचित जमीन पाई जाएगी उस पर हम अपना मत अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत करेंगे और जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। सर, कल्याणी नदी के किनारे भी आपने देखा है? कल्याणी नदी के किनारे पहले भी प्रयास किए गए थे, वर्तमान में भी प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि कल्याणी नदी का पुनरुद्धार किया जाना है। उसमें जो गंदे पानी के नाले मिल रहे हैं उनको रोका जाना है, ट्रीट किया जाना है, सीवर लाइन के माध्यम से एसटीपी को ले जाने का एक प्लान तैयार किया है जल निगम ने। उसमें जो नदी जल प्रवाह के अंदर वाला क्षेत्र आ रहा है उसको मैं देखने गया था कि नदी में कैसे निर्माण हो रहा है। अभी मैंने वहाँ मौके पर देखा कि कुछ नए निर्माण की प्रक्रियाएं भी चल रही है नदी की ओर। बहुत गंभीर विषय है, इसमें भी हम पुलिस प्रशासन का भी मदद लेंगे कि ताकि आप कम से कम वर्तमान को निर्माण में होने पाए। और दूसरा, हमने प्रारंभिक सर्वे करा लिया था और फिर से सर्वे कराएंगे और जैसा कि प्लान तैयार किया है जल निगम के द्वारा उसके हिसाब से भी हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं उसका रोड मैप तैयार। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वे सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। पत्रकारों से बातचीत में समून कासमी ने बताया है कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और सील किए गए और उनके बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कहा गया है। उन्होंने साफ कहा है कि निर्धारित मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
अब जब से ये कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आज हम इसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जहाँ कार्रवाई हुई है वो वक्फ की संपत्तियों पे चल रहे थे, ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों पर थे। तो अब हम ये भी जानकारी कराएंगे अपने शासन और प्रशासन से कि इसके पीछे कौन लोग हैं, जिन्हें उन्हें जब सरकार मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना चाहती है तो वो कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार के सारे निर्णय बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, देश को और राज्य को समर्पित हैं। ठीक है सर। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।